अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बतूल राजपूत और आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स और मेरे साथ फहद हुसैन साहब भी मौजूद हैं। और कल सारा दिन हमने देखा, हम इंतज़ार करते रहे कि क्या आवाम दोस्त बजट आ रहा है या नहीं, लेकिन आज हम कुछ समझेंगे कि है या नहीं। अवाम दोस्त है, अवाम दुश्मन है, अवाम इंडिफरेंट है, वो क्या है वो आज हम थोड़ा सा फिगर आउट करते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट्स भी हैं, हमारे पास वो लोग भी मेहमान आज मौजूद हैं जो बजट मेकिंग में आए, हिस्सा भी रहे एक तरीके से, उनके पास एक्सपीरियंस भी है। तो भी और बजट के ऊपर सियासत भी शुरू हो गई, कल ही शुरू हो गई थी। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान जो है वो कुछ एक छोटा मोटी जो है वो तनाज़ा खड़ा हुआ, फिर वो रिजॉल्व हुआ। फिर आज फिर हमने देखा पंजाब में भी जो है वो इस तरह टैक्स फ्री बजट आया, टैक्स फ्री बजट आया है, लेकिन उस पर भी पीपल्स पार्टी नाराज है बॉयकॉट करने के चक्करों में। तो ये भी एक कहानी चल रही है, यानी बजट को एक होता है ना, एक फिल्म में एक मेन प्लॉट होता है, फिर साथ कुछ 2-3 सब प्लॉट्स भी चल रहे होते हैं। तो ये सब प्लॉट छोटी सी कहानी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की अपनी भी साइड पे चल रही है, वो क्या है जरा उसमें भी जरा बात करेंगे। यानी कि सियासत का कोई मौका जाने नहीं देते, कोई मौका जाने जाता, बिल्कुल ऐसे। तो शुरू करते हैं। पहले बजट की कुछ तफसीलात बता दें कि क्या है बजट का। कल से खैर बड़ा कुछ चल रहा है बजट के हवाले से, लेकिन ये कि अब क्योंकि थोड़ा टाइम गुजर गया है तो चीज़ें बहुत हद तक सेटल भी हो गई है या समझ भी आ गई है। आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है। तो मोटे मोटे जो उसके खदोखाल हैं वो अगर आप हमारे अल मशहूर खबर खुलासे में अगर आप बयान कर दें। और फाद साहब का नापसंदीदा लफ्ज तखमीना, हाँ वो क्या है, क्या एस्टिमेट्स है वो आपको बताते हैं। वैसे खरब और अरब सुन के साउंड सो गुड, बिल्कुल कि कितनी तरक्की करे, पर ऐसा है नहीं। चलें इसको शुरू करते हैं। अच्छा, इसका खुलासा ये है कि बजट जो पेश किया गया 18 खरब 87 अरब से ज़ायद का बजट है। तनख्वाहों में 22 से 25% इजाफा होगा, पेंशन में 15%, कम से कम तनख्वाह 36,000 है, विच इज़ वेरी गुड एंड विच इज़ फॉर लेबर। सोलर पैनल के लिए खाम माल और पुर्जा जात की दरामदाद पर रियायत का ऐलान हुआ है। टैक्स रेवेन्यू का टारगेट 12,970 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। दिफा के लिए 2,122 रुपए मुख्तस किए गए हैं। दिफा का बजट हरगिज नीचे नहीं आया, ऊपर ही गया। सूद की अदायगियों के लिए 9,775 अरब रुपए, सब्सिडी की मद में 1,363 अरब रुपए। वफाकी तरक्याती बजट के लिए 1,400 अरब रुपए रखे गए। इंजन कैपेसिटी की बजाय गाड़ी की कीमत की बुनियाद पर टैक्स लेने का फैसला हुआ है। मोबाइल फोन्स पर यकसा टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। हाइब्रिड और लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की दरामदाद पर भी रियायत खत्म होगी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, चीनी, खाने पीने की दरामदी अशिया महंगी, टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत महंगी, प्रॉपर्टी भी महंगी करने की बात इस तरह से हुई है कि जो नॉन फाइलर्स हैं उन पे टैक्स लगाया जाएगा। दरामदी फल और खुश्क मेवाजात महंगे हुए हैं, सीमेंट महंगा हुआ है, सिगरेट महंगी हुई है, विच इज़ गुड। शीशे की मसनूआत महंगी हुई हैं। बुनियादी अशिया खाने पीने पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। थोड़ा बोरिंग हो गया था लेकिन हाँ नहीं ठीक है, लेकिन उसमें जो है वो अब आज हम इसकी जरा तशरीह लेते हैं अपने मेहमानों से कि इस बजट में से हम क्या रीड करें, और उसके साथ साथ जो आज की जो ताज़ा खबरें हैं वो उस पर भी थोड़ा सा हम जो है वो बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि आज पंजाब का बजट भी पेश हो गया और बड़े धूम धड़के से हुआ। और कल जिस तरह जो औरंगजेब साहब हैं हमारे वजीर ख़जाना, उन्होंने जिस तरीके से बजट पेश किया था, तो आज पंजाब में जो बजट पेश हुआ उसका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था। आज बड़ा सियासी तकरीर हुई और धूम धड़के से हुई, और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने बड़ी धुआंधार तरीके से जो है वो बजट जो है वो पेश किया। और उसके नतीजे में मैं देख रहा था, शायद आपने भी देखा होगा कि अच्छा, धूम धड़का तो मैंने मिस किया है। हाँ हाँ, वो आपको देखना चाहिए था। वो बड़े जिस तरह कुछ जलसे में जिस तरीके से तकरीर नहीं होती, वो उस तरीके से उन्होंने तकरीर की है। और लेकिन क्योंकि वो सियासतदान है, शायद उनका ख्याल था कि एक सियासी बजट है तो उस पर उसी तरीके से पेश करना चाहिए। लेकिन जो मरियम नवाज साहिबा हैं वजीर आला पंजाब, वो आज बड़ा इंजॉय कर रही थी। मैंने उनको देखा था टेलीविजन पे, और वो ये जो एक धुआंधार जो तकरीर उनके फाइनेंस मिनिस्टर कर रहे थे, तो वो तालियां भी बजा रही थी, मुस्कुरा भी रही थी, शी वाज एंजॉयिंग इट। तो अच्छी बात है। आई होप द पब्लिक एंजॉयज टू। हाँ, बड़ा सवाल तो ये है। तो बहरहाल एक तो खैर ये पंजाब में बजट आ गया, उस पर उसका उनका जो है वो मेन जो क्लेम है कि जो हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। स्टॉक एक्सचेंज का रिकॉर्ड नंबर, हिस्टोरिक तारीखी आज वहाँ पे जो है वो
हाई गई है, एक कॉन्फिडेंस उन्होंने शो किया है। उसके मुख्तलिफ वजूहत हैं, अगेन एक्सपर्ट से पूछेंगे, लेकिन एक जो मैं पढ़ रहा हूँ कि कैपिटल गेन्स टैक्स जिसके बारे में सुन रहे थे कि आने वाला है वो नहीं आया, तो उससे एक कॉन्फिडेंस आया है। तो स्टॉक मार्केट में भी आज बड़ी ज़बरदस्त जो है वो कार्रवाई रही है। पीएमएल पीपल्स पार्टी की जो बड़ी अनकॉल्ड इररिलेवेंट, बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी जो साइड इशू एग्जैक्टली वो होता है ना, एक जो हीरो और विलेन लड़ रहे होते हैं तो साइड में उनके दो बच्चे वो साइड पे लड़ रहे होते हैं, तो ये एक उन्होंने अपनी अलग एक शो जो है वो शुरू किया हुआ है। लेकिन इस पे क्या मामला है उसमें थोड़ी बात करेंगे। अच्छा, ओवरऑल बजट के ऊपर एक नॉन एक्सपर्ट व्यू, क्योंकि मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, आप तो फिर भी बहुत ज्यादा पढ़ लेती हैं, मैं तो इतना नहीं पढ़ता, लेकिन ये कि कम से कम इतना मैंने पढ़ा कि भाई लोग क्या कह रहे हैं। तो जो एक ओवरऑल मुझे फील हुई है, और हो सकता है कुछ लोग अभी डिसएग्री करें जब हमसे बात भी करेंगे, ओवरऑल एक फील ये दो तीन मोटी बातें जो समझ आई हैं। पहली बात तो ये कि जी आईएमएफ का ये के लिए ये बजट बना था, वो आईएमएफ का प्रोग्राम, आईएमएफ वाले खुश हैं इससे और वो खुश होंगे, और जो हमने इस बजट में करना था आईएमएफ का अगला प्रोग्राम लेने के लिए वो हो जाएगा। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरी चीज ये कि कहा जा रहा है कि जी इसका जो डायरेक्शन है वो ठीक है, यानी जो मोटे मोटे हमें काम करने चाहिए थे, टैक्स नेट को थोड़ा सा बढ़ाना, ये इंडिकेशन देना कि भाई हम उस तरफ जाना चाह रहे हैं जहां पे हमें जाना है, डायरेक्शन ठीक है, और टारगेट्स एम्बिशियस हैं। लोग कह रहे नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम टारगेट उन्होंने सेट किया है, लेकिन उसके साथ साथ कोई इनकलाबी चीज नहीं है। यानी एग्रीकल्चर टैक्स की हम कल भी बात कर रहे थे, उसमें मैंने देखा था आज मैं थोड़ा, क्योंकि कल भी हम ढूंढते रह गए थे क्या है, तो इन्होंने 75 बिलियन के छोटे कर्जे देने हैं किसानों को। हाँ अब देखिए, बट ऐसे एकदम पहले भी हुआ है बिल्कुल, लेकिन जो असल चीज है ना, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में एलिफेंट इन द रूम, वो ये था कि आप एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाएं, एग्रीकल्चर को टैक्स नेट में लाएं। अच्छा, आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है वजीर खजाना साहब ने, बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो एक चीज जो उभर कर आई है, उन्होंने कहा जी टैक्स टू जीडीपी रेशो हमारा बड़ा लो है, यानी वो जो हमारा ओवरऑल जीडीपी है मुल्क का, उसके रेशो में जितने हम टैक्स कितने परसेंट देते हैं, वो हमारा 9% है, जो कि मुल्कों का उससे कहीं ज्यादा होता है। तो वजीर खजाना साहब ने कहा कि जी हम अब इसको 9% से अगले 3 साल में 13% तक ले जाने का हमारा टारगेट है, लेकिन उसके लिए आपको नेट बढ़ाना पड़ेगा, वो नहीं बढ़ाया। तो ये कुछ मोटी मोटी चीजें हैं। अब जरा देखते हैं कि इसमें थोड़ा सा, बतूल हमारे पास गेस्ट आ रहे हैं, आ गए बल्कि, तो जरा उनसे पूछते हैं कि ये बजट जो हम जिस तरीके से देख रहे हैं, क्या वो उससे एग्री करते हैं कि नहीं करते। बिल्कुल, तारुफ कराएं आप। मोहम्मद जुबैर साहब हमें मौजूद हैं, अ क्रिटिक एक्स पीएमएलएन, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बजट के बारे में बात करते हैं। जी जुबैर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बात कर रहा था कि आप वैसे तो तारुफ के मोहताज नहीं हैं, उस कैटेगरी में आप आ गए हैं, तो लेकिन फिर भी इन्होंने तारुफ करा दिया, फिर उन्होंने कहा जी एक्स पीएमएलएन। तो फिर मेरे ज़हन में दूसरा सवाल है कि अब आपका तारुफ कैसे करवाया जाए, एक्स पीएमएलएन कहा जाए या प्रो पीएमएलएन कहा जाए, या इकोनॉमिक एक्सपर्ट कहा जाए, या फॉर्मर गवर्नर सिंध कहा जाए, किस कैटेगरी में आपको डाला जाए? आपने इतने मुख्तलिफ जो है वो हैट्स पहन लिए जुबैर साहब। जी बिल्कुल वैसे ही है फाद, जैसे आपका है। जब मैं किसी को बता रहा होता हूँ कि आज फाद के साथ हूँ, तो मुझे ये तो नहीं बताना पड़ता। फाद वो जो एक दफा डॉन में होते थे, आपको याद है, फिर प्राइम मिनिस्टर के भी एडवाइजर थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ऑब्वियसली एवरीवन गोज थ्रू सम चेंजेस, बट यस फॉर्मर गवर्नर नहीं बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आप क्योंकि ये सियासत में रहूंगा, सियासत में, और आइंदा जब आऊंगा तो इंशाल्लाह शायद हो सकता है चेंज कुछ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं, क्योंकि आप ये तमाम बड़े इंपॉर्टेंट ऑफिस भी होल्ड कर चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस भी गवर्नमेंट का भी है, ऑपोजिशन का भी है, तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए जुबैर साहब, और ऑब्वियसली इकोनॉमिक इश्यूज पे आपकी गिरफ्त है, ये जो बजट आया है कॉशियस ऑप्टिमिज्म है, कॉशियस, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अंग्रेजी में वो लफ्ज इस्तेमाल करें, टिमिड बजट है, इसने कोई इनकलाबी काम नहीं किया। डायरेक्शन ठीक है, आपके ख्याल में इन हालात में यही बेस्ट पॉसिबल बजट बनता था? एक तो पहले मैं जनरल कमेंट जरूर करना चाहूँगा, ये बताने के लिए ये बजट वही रन ऑफ द मिल ट्रेडिशनल बजट, इनकलाबी तो
बहुत दूर की बात हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम 15-20 साल का हिस्ट्री देखें फहद, तो पाकिस्तान हैज़ बीन अंडर एन IMF प्रोग्राम, और ये बजट भी जो है बिल्कुल IMF ही के मुताबिक उनकी डिमांड्स, क्योंकि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट उन्होंने नहीं किया था, जो बातचीत चल रही है IMF प्रोग्राम के लिए, और उन्होंने जाहिर सी बात है उनकी कंडीशंस थी, एंड राइटली सो, मैं IMF को ब्लेम नहीं कर रहा। उन्होंने कहा था कि हम आपको उस वक्त एग्रीमेंट साइन करेंगे और फिर हमारा बोर्ड अप्रूव करेगा जब आप ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे, जो भी इकनॉमिक मेजर्स हैं जो IMF चाहता था, और जिसमें IMF का कभी भी इनकलाबी नहीं होता, IMF का हो ही नहीं सकता इनकलाबी। उनका तो बड़ा सिस्टमेटिक होता है कि जिसमें लाद दिया जाए टैक्सेस से, चाहे लोगों की एबिलिटी हो पे करने की या नहीं हो, और उसका बड़ा एक क्लियर मुजाहरा ये है कि हुकूमत ही के नंबर्स के हिसाब से अगर हम देखें कि 3.5% जो है हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, जो हुकूमत कह रही है करेगी या नहीं करेगी, 3%, 3.5% के दरमियान हो सकता है करे, और 12% वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन होगा, तो 15.5% तो टैक्स इंक्रीज ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं होगा, क्योंकि वो इन्फ्लेशन जितनी बढ़ती है उतना तो टैक्स कलेक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, और इसी तरह से इकोनॉमी जितनी एक्सपैंड होगी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। अब बाकी जो है आधा, वो कहाँ से आएगा? वो जाहिर सी बात है वो एडिशनल टैक्सेस के थ्रू आएगा, और उसमें कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो कि मेरा ख्याल है जो एक क्लास है, सैलरीड क्लास है फॉर एग्जांपल, या नॉन सैलरीड क्लास भी, दोनों के लिए एक बजाय कि एक कहीं ना कहीं उनके लिए रिलीफ होता, जैसे कि हुकूमत ने अपने एम्प्लॉयज के लिए 25% इंक्रीज किया ना, 25%, इट्स अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज। और मेरा ख्याल है किसी ने फाइनेंस मिनिस्टर से शायद ये सवाल पूछा था कि अगर वो HPL को हेड कर रहे होते और यही फाइनेंशियल पोजीशन होती पाकिस्तान की जैसी है HPL की होती, तो 25% वो क्या एम्प्लॉयज की सैलरी इंक्रीज करते? सर्टेनली नहीं करते, बल्कि आप भी एग्री करेंगे, आप भी एक। लेकिन जुबैर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपको याद करवा दूं, जी जुबैर साहब मैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपको याद करवा दूं, आपको याद है कि PDM की गवर्नमेंट में भी कुछ ब्यूरोक्रेट्स की सैलरीज बढ़ाई थी, फॉरेन ऑफिस में लोगों की सैलरीज बढ़ाई थी, वो भी शहबाज शरीफ ने बढ़ाई थी, उसकी भी हरगिज जरूरत नहीं थी। वो ये इंसेंटिव्स सरकारी लोगों को क्यों मिलते हैं, जो मिलने चाहिए अगर डिजर्व करते हैं, लेकिन ये यूर राइट कि नहीं मिलने चाहिए। देखे ना, इस सैलरी के बाद ऑलरेडी जो इन्फ्लेशन पिछले एक साल में रही है वो तकरीबन 25-26% ऑन एवरेज रही है CPI की। अगर आप उसको लें और देखें कि जो मिडिल क्लास है उसकी जो परचेजिंग पावर है वो सिग्निफिकेंटली कम हुई थी, और इसके बाद और कम होगी। सो आप अगर अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास को इतने बुरे तरीके से उसको दबाएंगे तो आप कहां से ग्रोथ एक्सपेक्ट करेंगे? अच्छा, कहां से कंट्रीब्यूशन? ये जो दबाने का ये है कि जिस तरह जी ये जो दबा रहे हैं अभी, ये बात आपकी ठीक है, यानी ये जो एक तशरीह आ रही है कि जी जो ऑलरेडी जिनके ऊपर टैक्स का सबसे ज्यादा जो है वो बोझ है, उन्हीं के ऊपर मजीद बोझ जो है वो लादा जा रहा है, और वो इसलिए क्योंकि इनकलाबी तो जुबैर साहब ये तब होता ना कि अगर ये एग्रीकल्चर को जो है वो टैक्स नेट मिले आते, ये बड़ी बात मैं आ रहा था। अच्छा, मेरा अब आपसे एक सवाल है, यू नो बीइंग हैविंग सर्व्ड इन गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी के साथ इतना अरसा आप रहे हैं, क्या मसला क्या है? क्या ये वही एक्चुअली ये जवाब है कि जी इसलिए नहीं लगाना एग्रीकल्चर पे क्योंकि जो आपकी पॉलिटिकल क्लास है, रूलिंग क्लास है, वो सारे एग्रीकल्चर में, उनका बहुत सारे एग्रीकल्चर से ताल्लुक है? क्या ये यही सिंपल एक्सप्लेनेशन है? क्या वजह है कि रिपीटेड गवर्नमेंट्स पाकिस्तान में एग्रीकल्चर को टैक्स नेट पे नहीं ला सकती? प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, मेरा जो एक्सपीरियंस है फहद है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल है ये जो नॉर्मल मेंबर्स नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबलीज को हम कहते हैं कि जी उनका एक बड़ा एक प्रेशर होता है, माफिया टाइप एक इंटरेस्ट ग्रुप है और वो लगने नहीं देते। मेरा ख्याल है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैंने अंदर से बैठ के, मैंने जब ज्वाइन किया था 2012 के सेकंड हाफ में, दिस वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्ली कि हम एग्रीकल्चर पर क्यों नहीं लगाते हैं टैक्स। एक तरफ से हमारा, क्योंकि उस वक्त हम मैनिफेस्टो बना रहे थे और मैं इकोनॉमी की जो वो था वो मैं उसके लिख रहा था, और उसमें एक मैंने अल्फाज यूज किए और मैंने डार साहब से पूछा कि ये जाने दें इसको ऐसे ही, कि हमने कहा कि इनकम जहां से भी आए, जिस सोर्स से भी आए, सेम टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो एग्रीकल्चर से आए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आए, चाहे आप सैलरीड क्लास हैं, चाहे आप नॉन सैलरीड क्लास हैं, आपको 100 रुपए अगर आप कमाते हैं आप सेम टैक्स देंगे। अब उसकी वजूहात क्या है, क्या बैकग्राउंड है?
So I never got this answer, and I think this is a failure of the leadership. लीडरशिप का काम है बैठ के समझाना, और मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल नॉन सीरियस एटीट्यूड है, नॉन सीरियस एटीट्यूड है. देखें ना, ये शहबाज शरीफ साहब का ये तीसरा बजट है, पहला बजट नहीं है. 2022 में भी उन्होंने दिया था, 2023 में भी. अगर वो इनके इतने इनकलाबी होते तो दो साल डाउन द रोड अभी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन लेकिन बेहतर होती. कभी थोड़ा चीज समझाए ना हमें. बट इट इज नॉट बेटर, इट इज वर्स देन व्हाट इट वाज. हम ये जेन्युइनली आप किसी हम ये जेन्युइनली समझना चाह रहे हैं, चाहे वो कर्जों के हवाले से देख लें, चाहे वो मार्कअप पेमेंट्स के हवाले से देख लें, चाहे बेरोजगारी के हवाले से देख लें, गुर्बत के हवाले से. लेकिन ये थोड़ा सा हमें समझाएं कि जिस तरीके से जो एग्रीकल्चर का मामला है. आई विल ट्राई टू फाद एक जस्ट गिव मी हाफ अ मिनट. अगर 23 IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की मईशत को फ्रॉम बैड टू वर्स किया उन्होंने, तो 24वां क्या करेगा? आखिर इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाउ विल दिस IMF प्रोग्राम बी एनी डिफरेंट फॉर द कॉमन पाकिस्तानीज, नॉट द एलीट? क्योंकि आज अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के रिएक्शन से देखें, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव बीन सेइंग. एलीट इज द हैप्पीएस्ट, चाहे वो पाकिस्तान में स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम चल रहा हो, चाहे पाकिस्तान में ऑस्टेरिटी प्रोग्राम चल रहा हो, चाहे पाकिस्तान में बूम पीरियड हो. उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ एलीट को होता है, और वो खुशी का इजहार करते हैं. और उनका एक ही डिमांड होती है कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट तो नहीं करेगा. और जब जैसे ही इमिनेंट होता है कि IMF विल बी ऑन बोर्ड, तो सब खुश हो जाते हैं कि पाकिस्तान विल नॉट डिफॉल्ट. द रेस्ट ऑफ द थिंग्स फॉर देम डू नॉट मैटर. मुझे आखिरी जरा थोड़ा सा समझा दें, क्योंकि अभी हम ये बात कर रहे थे एग्रीकल्चर टैक्स के हवाले से. ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि एग्रीकल्चर टैक्स लगना है. मुझे बताएं, जब ये बजट मेकिंग हो रही होती है, ये कैसे मुमकिन है कि उसमें कोई ये इतनी ऑब्वियस बात ना करे इकोनॉमिक टीम को और पॉलिटिकल लीडरशिप को कि आपने अगर अपने रेवेन्यूज को ठीक करना है तो आपने ज़राअत जैसे शोबे में टैक्स लगाना है. हर साल ये बात होती होगी. आगे से जुबैर साहब जवाब क्या मिलता है? लीडरशिप क्या कहती? क्या वो कहते हैं नहीं आप ये मत लगाएं, चाहे सारी दुनिया ये कह रही है कि आपको ये टैक्स लगाना है, मगर आप मत लगाएं क्योंकि ये जो हमारे साथी हैं जो स्टेबल में बैठे हुए ये सारी इनकी एग्रीकल्चर इनकम है. क्या इतने यानी कि क्रूड और भोंडे तरीके से ये कहा जाता है? जी, मई 11 2013 को इलेक्शंस हुए थे, और जिसमें मियां नवाज शरीफ PMLN जीती थी. उसके फौरन बाद, क्योंकि जून के फर्स्ट वीक में टेक ओवर करना था और फौरन बजट देना था, तो बजट मेकिंग प्रोसेस स्टार्टेड ऑब्वियसली विद इन डेज आफ्टर द इलेक्शंस, एंड आई वाज पार्ट ऑफ दैट. और मैंने उस वक्त ये कहा कि जी हमारे मैनिफेस्टो में कमिटमेंट है एग्रीकल्चर टैक्स की, देयर इज अ कमिटमेंट. तो उन्होंने कहा जी इस वक्त तो हम आए हैं, अभी तो हमने बेसिक, और दूसरा हमने IMF प्रोग्राम में जाना है. और IMF प्रोग्राम हमें कह रहा है कि जी ये एग्रीकल्चर पर हम इन्हिसार नहीं कर सकते. क्या आपके पास मशीनरी है कैप्चर करने की इनकम ऑफ द एग्रीकल्चरिस्ट, एंड देयरफॉर यू कैन टैक्स ना. मतलब एक जिस तरह ट्रेडर का बात, दुकानदार की बात करते कि क्या इनकम टैक्स वालों के पास, FBR वालों के पास मशीनरी है टू इंश्योर कि उनकी इनकम कितनी हुई है. अगर आपके पास वो मशीनरी नहीं है तो या तो आप फिक्स टैक्स लगा दें, जिसका बहुत दफा तस्करा. वैसे लॉजिक तो मुझे नहीं समझ आई है. तो एग्रीकल्चर का एक जो मुझे आंसर दिया गया था कंसिस्टेंटली वो यही था. ये तो प्रोसीजर सा प्रॉब्लम है जी. ये कोई कन्विंसिंग आर्गुमेंट तो नहीं है ये कि जी क्योंकि हमारे पास वो मशीनरी नहीं है तो हम टैक्स नहीं जमा कर सकते. ये तो एक पॉलिटिकल फैसला है कि हमने नहीं करना, वेस्टेड इंटरेस्ट है. और उसमें जो सबसे आगे होते ना, जो भरपूर रिएक्ट करने के लिए, जैसे सिंध में जो हमारे यहाँ इंटीरियर सिंध में तकरीबन जो इलेक्शन जीत के आते हैं वो ज्यादातर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होता है उनका. इसी तरह से साउथ ऑफ पंजाब में और बलूचिस्तान वगैरह में भी वो ये शो होता है. सो यस, रिएक्शन तो बहुत ज्यादा होता है, बट अगर शहबाज शरीफ साहब चाहते तो मेरा ख्याल है वो इसको कर सकते थे और करना भी चाहिए. ठीक है जुबैर साहब, थैंक यू वेरी मच. वक्त वहाँ खत्म हो गया, आपने मैं ज्वाइन किया. बतूल, ये बात उसी तरह जूं की तू है. और ये देखिए मेरे ख्याल में सारी बातें एक तरफ, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल विल है ये कि आपने वो काम जो करना है वो करना है. अब ये कहा जा रहा है कि जी क्योंकि अभी शायद एकदम इतने बड़े स्टेप नहीं ले सकते तो अगले साल कर लें, अगले साल कर लें. बहरहाल मेरे ख्याल में यहाँ पे जो फेलियर्स ऑफ लीडरशिप है रिपीटेडली हर गवर्नमेंट में वो यहाँ आके नजर आती है. ब्रेक का वक्त हो रहा है. बिल्कुल. और IMF के कहने पे हम सैलरीड क्लास पे तो बार बार टैक्स लगा देते हैं क्योंकि हमें टैक्स बेस बढ़ाना है, लेकिन IMF के ही कहने पे हम एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगाते. ये बहुत बड़ा सवाल है. एक ब्रेक लेते हैं, फिर एक्सपर्ट से इसके ऊपर बात करेंगे.
प्रोग्राम में खुश आमदीद। और अब ये बात करेंगे कि जैसे फाइनेंस मिनिस्टर कहा करते थे कि पूरी कोशिश होगी कि आवाम पे बोझ ना आए, ये सच है या नहीं? इस हवाले से बात करने के लिए खुर्रम हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर हैं मौशी अमूर के ऊपर, और सावेल हुसैन भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बिजनेसमैन है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। खुर्रम, लेट मी स्टार्ट विथ यू। ये जो बजट है, इसमें जो एक जनरल असेसमेंट आ रहा है, वो हम शुरू में बात कर रहे थे, वो ये कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें जो इसेंशियल स्टेप्स थे वो इस बजट में लिए गए हैं, बट इट डजंट गो फार इनफ। यानी फंडामेंटल्स ठीक हैं लेकिन टिमिड है बजट। ये इज दैट अ फेयर असेसमेंट? Not entirely. I think के रिफॉर्म्स की साइड पे तो डेफिनेटली बजट में कुछ खास नजर नहीं आ रहा। कि मे बी आगे चल के शायद वो बजट से हट के कोई और पैरेलल ट्रैक होएगा जहां से रिफॉर्म एफर्ट जो है, जो हमें प्रॉमिस की जा रही थी, वो नजर आनी शुरू होगी। लेकिन इस बजट में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्होंने एफपीआर को नाजायज किस्म के पावर्स दे दिए हैं, और वो कर ये रहे हैं कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं उनको मजीद स्क्वीज करने के लिए बहुत हार्श किस्म के पावर्स एफपीआर को दे दिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं फहद, कि एफपीआर को पावर दे दी गई है टू प्रिवेंट अ पाकिस्तानी सिटीजन फ्रॉम ट्रैवलिंग अब्रॉड। ठीक है, तो एक इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के जरिए एक एफपीआर का ऑफिसर जो है वो मुझे, आपको या सवेल को या किसी को भी, बतूल को भी ऐड कर दें, उन्होंने भी ट्रैवल करना होगा कभी। इंटरनेशनल ट्रैवल जी हाँ, इंटरनेशनल ट्रैवल से रोक सकते हैं जस्ट बाय इशूइंग इन। तो एक पैरेलल किस्म की एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ऑलरेडी जो 2-3 मुख्तलिफ किस्म की ऑपरेट कर रही हैं इस मुल्क में, उनमें एक और आ गई है, और ये वाले पावर्स अब एफपीआर के पास भी आ गए। और यहाँ पे इन पावर्स का मिसयूज होने की, अब्यूज होने की बहुत ज्यादा वो फिर चांसेस होती हैं। मेरा नहीं ख्याल ये चलेगी चीज, कोर्ट चैलेंज जिसका आ जाएगा इन ऑल लाइवलीहुड। इस किस्म की काफी ज्यादा चीजें हैं। एक और चीज आप देख लें कि सिम कार्ड्स ऑलरेडी ब्लॉक होने शुरू हो गए हैं और लोगों के जो नॉन फाइलर्स हैं, और अब इन्होंने जो टैक्सेबल थ्रेशोल्ड है इनकम का, वो इतना नीचे कर लिया कि जो लोग 20,000 से ऊपर कमा रहे हैं उनको भी अब फाइल टैक्स रिटर्न फाइल करने की और अपने आप को फाइलर बनाने की मजबूरी जो दे दी है। लेकिन इसमें खुर्रम ये आर्गुमेंट आएगा ना कि अगर आपने जो नॉन फाइलर्स हैं, अगर नॉन फाइलर्स को के ऊपर, एक तो खैर ये हम कल भी ये बात कर रहे थे कि ये एक अनोखी चीज़ है कि पूरी कैटेगरी है नॉन फाइलर्स की, होनी नहीं चाहिए, या टैक्स फाइलर हो या डिफॉल्टर हो, और डिफॉल्टर है तो वो जेल में हो। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ है। तो ये जो सारे इकदाम हैं जो आप जिसका बात कर रहे हैं, उसका ये काउंटर आर्गुमेंट है ना कि अगर आपने नॉन फाइलर्स की जिंदगी मुश्किल करनी है तो फिर आपको इस तरह के थोड़े से सख्त इकदाम उठाने पड़ेंगे। I suppose, लेकिन यहाँ पे फिर अब्यूज की बहुत ज्यादा वो चांसेस आ जाती हैं। इधर अभी देखेंगे कि ये जब इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं वर्कआउट कैसे करते हैं। इन द पास्ट एफबीआर के ऑफिसर्स को इस किस्म के आर्बिट्रेरी और डिस्क्रेशनरी पावर्स देने का एक्सपीरियंस तो बुरा ही रहा है पाकिस्तान में। वहाँ करप्शन बहुत ज्यादा है, एज यू नो फहद। उधर इन पावर्स की मिसयूज बहुत ज्यादा होती है। वी विल सी कि ये इस तरह चला सकते हैं। बट ओवरऑल जो इनकी रेवेन्यू एफर्ट फिलहाल है, जो कह रहे हैं कि 40% इंक्रीज लेके आएंगे एफपीआर रेवेन्यूज में बिटवीन फिस्कल ईयर 24 एंड 25, वो इस किस्म के स्टेप्स के थ्रू अरेंज किया जाएगा। ब्रॉडनिंग मेजर्स कोई खास नहीं नजर आए। अच्छा, अब ये जरा ब्रॉडनिंग पे बात करें, लेकिन सवेल, ये जो अभी खुर्रम ने जो बात की कि 40% टारगेट रख दिया है कि हमने अपना रेवेन्यूज बढ़ाने हैं, आपकी ये पोजीशन है कि ये अनरीजनेबल है? अनरीजनेबल नहीं बल्कि ये अनडूएबल है, ये नहीं हो सकता। हाँ देखें, इसमें अगर आप, मैंने कल भी जिस तरह जिक्र किया था कि अगर आप हिस्टोरिकली पिछले 5 सालों की अगर आप एवरेज निकाल लें, एफबीआर की जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो 5% ऑन एवरेज महंगाई की शरह से ऊपर रही है। सो यानी अगर जिस तरह पिछले साल, ये जो भी साल क्लोज हो रहा है, अगर 26% महंगाई की शरह थी तो एफबीआर की कलेक्शन तकरीबन 30 या 31% थी। इस दफ़ा क्या हो रहा है कि इन्होंने कहा है कि जी महंगाई की शरह 12% होएगी, 12% होएगी, जबकि एफबीआर की कलेक्शन जो है वो 40% होएगी या 41% होएगी। इसका मतलब है कि तकरीबन 29% रियल टर्म्स में, जिस तरह हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि महंगाई की शरह को एडजस्ट करने के बाद 29%
रेवेन्यू ग्रोथ हम इन्वेजिज कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ अनप्रेसिडेंटेड है, कभी हमारी हिस्ट्री में इस तरह नहीं हुआ। दूसरी बात है कि इस दफ़ा हमारी जो बेस है, यानी अब हम 9.2 खरब से शुरू करेंगे और हम तकरीबन 13 खरब का इनका हदफ है, तो आपका बेस भी बढ़ रहा है और आप अपना रेवेन्यू की जो कलेक्शन, जो नॉमिनल ग्रोथ जिसको हम कहते हैं, जो पिछले साल 30% थी, उसको हम 41 पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी मैं समझता हूँ अनरियलिस्टिक है। और तीसरी चीज़ जो बहुत अहम है वो ये है कि जो इन्होंने अपने एस्टिमेट में 1.2 खरब का प्रोविंशियल बजट सरप्लस रखा हुआ है, वो भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत अनरियलिस्टिक नंबर है, क्योंकि इस माली साल में 500 अरब था, इससे पिछले माली साल में 600 अरब था, तो वो एक्चुअली नीचे गया इस साल, और अब हम कह रहे हैं कि ये दुगने से भी ज़्यादा हो जाएगा अगले आने वाले 12 महीनों में। और जो आखिरी बात है सवेल में मैं ये, चूंकि हम एफबीआर पे बात कर रहे थे, तो उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए बता दें कि जो एग्जाम्पशंस हैं उसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था प्रेस टॉक से, बजट से पहले भी जो प्रेस टॉक की थी, उन्होंने कहा था अभी नहीं बता सकते किस तरह के एग्जाम्पशंस हैं जो हम खत्म करेंगे, लेकिन इससे पहले तकरीबन 39 ट्रिलियन की ऐसे एग्जाम्पशंस हैं जो कैलकुलेशंस में आती हैं कि अगर वो टैक्स में ऐड हो जाएं तो हम जैसे लोगों पे बोझ कम पड़ेगा। तो प्लीज एग्जाम्पशंस के बारे में बताइएगा, आपने क्या ऑब्जर्व किया, किस तरह की कम होंगी, क्या फायदा हो सकता है? जी देखें, अब उसमें एग्जाम्पशनें तो बहुत सी तरह की हैं, लेकिन जो मेन एग्जाम्पशनें हिस्टोरिकली रही हैं वो ज़्यादातर रही हैं हमारी इनकम टैक्स की साइड के ऊपर। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर भी रही हैं, सेल्स टैक्स के अंदर उन्होंने एग्जाम्पशनें काफ़ी हद तक अब ख़त्म कर दी हैं, बहुत कम चीज़ें रह गई हैं। जो है दवाइयाँ, एजुकेशन की आइटम्स, दवाइयाँ, उनके ऊपर भी इन्होंने उनको भी निकाल दिया वहाँ से। लेकिन लबो लबाब इस चीज़ का ये है कि जो एग्जाम्पशन उन्होंने निकाली भी हैं, जो टैक्स ब्रॉडन करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे डायरेक्ट टैक्सेस यानी इनकम टैक्स के अंदर, उसके अंदर कोई हमें चीज़ खातिर खा नज़र नहीं आई। इसी तरह इवन इनडायरेक्ट टैक्सेस में जिसके अंदर हमने मसलन सेल्स टैक्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ जो रिटेलर है उसके ऊपर जो हमारी गुफ्तगू हुई थी कि वहाँ तकरीबन 2 ट्रिलियन का रेवेन्यू पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है या 1.5 ट्रिलियन का करता है, उसके ऊपर तो हाथ नहीं लगाया गया। अच्छा, और कल जो एक सेकंड में आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन कर लिया, उनका तारुफ करा दें। बिल्कुल, राना एहसान साहब हमें ज्वाइन करें, नून लीग से इनका ताल्लुक है और चूंकि इनकी जमात ने बजट प्रेजेंट किया तो वो आंसरेबल हैं, उनसे उनको लेके भी हमारे पास सवाल आता है। और उससे मैं अगर राना एहसान से अगर मैं पहला सवाल यही कर लूं, क्योंकि अभी खुरम साहब से और मैंने सवेल साहब से भी बात करनी थी, लेकिन हुकूमती नुमाइंदे से शुरू करते हैं। ये टैक्स नेट, आप राना साहब जो ऑलरेडी टैक्स्ड लोग हैं, जो सैलरी क्लास है, उसी पे आप बोझ डाली जा रहे हैं, क्यों नहीं एग्रीकल्चर को नेट में लाते? सारी दुनिया ये कह रही है कि एग्रीकल्चर को नेट में, टैक्स नेट में डालना है, वजह क्या है? क्या सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या है? व्हाई कांट यू डू इट? देखिए, बात इन्फोर्समेंट की है। एफबीआर डिजिटलाइजेशन के अभी सफर उसने जारी कर लिया है। मैकिन्जी जो है वो जो इंटरनेशनल कंसल्टेंट है वो ऑलरेडी एक रोड मैप दे चुका है, प्रेजेंट कर चुका है गवर्नमेंट को। तो हम लोगों ने इन्फोर्समेंट करनी है और टैक्स एवेजन को रोकना है। जो एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जेम्प्ट नहीं है। ना ताजिर जो हैं वो एग्जेम्प्ट हैं कि उन्होंने इनकम टैक्स फाइल नहीं करना, या उन्होंने अपनी जो तो इस चीज को हमने क्लब करना है। ये कहना कि ताजरों को हम टैक्स नेट में नहीं लेके आए, ये गलत है। एक तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जारी है जिसके अंदर ताजरों को हम रजिस्टर कर रहे हैं, और वो लेकिन आप कर रहे हैं पर वो हो नहीं रहे। नहीं, दूसरा इनकम जो एग्रीकल्चर पे इनकम का जो इनकम टैक्स का रेट वो नहीं है जो बाकी इनकम्स पर है। नहीं, देखें, एग्रीकल्चर पे अगर किसी की इनकम जो है वो 12 लाख है तो उसको 12 लाख के जो स्लैब्स के मुताबिक उसको जो है इनकम टैक्स देना है। जो एग्जेम्प्ट है वो 12.5 एकड़ है, वो प्रोविंशियल पॉलिसी है। लेकिन इनकम के ऊपर एग्रीकल्चर इनकम अगर वो ज्यादा है तो वो टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं है। तो वो उसी तो फिर ये समझा दें कि आपने क्या कुछ एस्टिमेट लगाया कि आप 1 साल के बाद कितना टैक्स जमा कर सकेंगे, इसको आसान कर दें बजाय कि थोड़ा ज्यादा पेचीदा करें। बता दें आपने क्या, आपके जहन में क्या है कि 1 साल के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर से कितना टैक्स आएगा पाकिस्तान को? नहीं, देखिए, हमने तो इन्फोर्समेंट करनी है। इन्फोर्समेंट के जरिए हमने डिजिटाइजेशन के जरिए हमने ताजरों से भी टैक्स लेना है, और हमने प्यूनिटिव मेजर्स रखे हैं जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए। उनको ये एक मैसेज दिया है कि नॉन फाइलर रह के भी उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और फिर उसके बावजूद जो है वो नहीं बचेंगे। लेकिन अगर वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में कंफ्यूजन है। खुरम, आप अगर लाइन पर हैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करें। अच्छा,
چلیں لیٹس ٹیک اے کوئک بریک. یہ ایشو تھوڑا سا بھی مزید ہم چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا وضاحت ہو اس پہ. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک. بالکل ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اور اس وقت زیر بحث ہے کہ پاکستان میں زراعت کے اوپر ٹیکس کیوں نہیں لگ سکتا, اور اگر لگ رہا ہے تو اس میں کلیئرٹی کیوں نہیں ہے, کس پہ کتنا لگے گا, اکٹھا کتنا ہوگا. جی فات صاحب, اور اسی لیے بطول وہ جو بھی بات ہو رہی تھی ابھی رانا صاحب بھی بات کر رہے تھے, ابھی وہ لائن پہ اگر آتے ہیں تو ان سے میں مزید پوچھنا چاہوں گا. لیکن سویل, یہ جو آپ سن رہے تھے رانا صاحب کیا بات کر رہے تھے, میرے خیال میں یہ تھوڑا ڈسکنیکٹ ہے. یعنی یہ کہنا ہے کہ جی ایگریکلچر پہ ٹیکس تو ہے, وہ امیون تو نہیں ہے, یہ فیکچولی یہ انکریکٹ ہے. دیکھیں, جو ایگریکلچر پہ ٹیکس ہے وہ صوبوں کے انڈر آتا ہے, اور وہاں جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ منیمل ہے, تھوڑے ارب روپے ہیں. سو وہاں جب تک وفاق کو صوبوں کے ساتھ مل کے اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا کہ زراعت کے اوپر ایک ٹیکس پراپر طریقے سے لگے اور پھر اس کے اوپر عمل بھی ہو. دوسری بات, جہاں تک ریٹیل کی بات ہے, کل نئی میر صاحب جو تاجران کے رہنما ہیں, ان کی ایسوسیشن کو بھی وہ ہیڈ کرتے ہیں, انہوں نے یہاں بھی کل کہا کہ وہ تو ایکچولی سرپرائز ہوئے تھے اور ایکچولی کہتے ہیں ہم تو بہت خوش ہیں کہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہم نے تو 2.5% پہ ان کو کہا تھا کر دے, انہوں نے 2.25% کر دیے. اور جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے وہ بھی ایکچولی مینوفیکچر یا ڈسٹریبیوٹر جمع کرائے گا, تو وہ ایکچولی ریٹیل کے اوپر ٹیکس کچھ بھی نہیں ہے. ماضی میں یہ گفتگو ہوئی تھی کچھ عرصے پی ڈی ایم کی حکومت 1 میں یا بعد میں بھی ہم سن رہے تھے کہ تاجروں کے اوپر کوئی ایک فکس ٹیکس لگایا جائے گا, یا ان کے رقبے کے حساب سے کہ دکان کتنی بڑی ہے, یا ان کی بجلی کے بلوں کے حساب سے, بہت سے طریقے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی وہ اس کے اوپر ہمیں کوئی پیش رفت خاص نظر نہیں آئی. اور جو آپ نے صحیح اس کے بارے میں بات کی تھی کہ ٹیمڈ کا لفظ جو تھا نا, وہ ایکچولی صحیح استعمال ہوا ہے. میں خود ذرا سرپرائز تھا, آئی تھاٹ کہ کچھ چیزیں یہ شاید ریفارم کے پوائنٹ آف ویو سے ابھی کٹ ڈالیں. مشکل بجٹ ہے, انہوں نے اس میں ڈیفینیٹلی اپنی طرف سے ضرور محنت کی ہے اور کوشش کی ہے, لیکن جب تک آپ ٹیکس کی بیس کو نہیں بڑھائیں گے تب تک آپ کا فائدہ نہیں ہوگا. دوسرا, اس کا کل بھی میں نے ذکر کیا کہ اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 38 سے 29% جو ٹیکس کے اندر اضافہ پرپوز کیا گیا ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز میں ہے, جبکہ ڈائریکٹ ٹیکسز میں تقریباً 35% ہے. سو انڈائریکٹ ٹیکس وہ ہوتا ہے جو کہ کم آمدنی کے لوگوں کو زیادہ متاثر کرتا ہے نسبتاً زیادہ آمدنی والے کو. تو اسی لیے کوشش کی جاتی ہے یا کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ٹیکس کے سسٹم کو زیادہ پروگریسو بنایا جائے, جس طرح دنیا میں کیا جاتا ہے اور بہت سے ممالک کے اندر. لیکن اس میں کیا یہ کہنا, ہمارا کیونکہ انحصار انفارچونیٹلی انڈائریکٹ ٹیکسز پہ ہے, بالکل, تو وہ اسی کے اوپر ابھی تک ہم نے انہوں نے اتنا ٹارگٹ جو کر دیا نا, جتنا ہائی ٹارگٹ جو انہوں نے سیٹ کر دیا ہے ریونیو کا, اب اس ٹارگٹ کو میٹ کرنے کے لیے اگر یہ جو ریٹیل ہے یا جو زراعت ہے اس کو اگر اس طریقے سے ٹیکس نہیں کرے جس طریقے سے ہونا چاہیے, تو ظاہر بات ہے پھر یہ ریگریسو ٹیکسیشن جو ہے اس پہ یہ انحصار کریں گے, اور پیٹرولیم لیوی ہو یا جی ایس ٹی ہو, اس سے تو مزید انفلیشن بڑھے گی. تو ایک طرف انفلیشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کہا جا رہا ہے کہ جی کم ہو گئی ہے, لیکن دوسری طرف یہ انفلیشنری میجرز بھی جو ہیں ان کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ بیلنس آؤٹ کیسے ہوگا پھر؟ دیکھیں, ابھی آلریڈی کل ڈان اخبار نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ چیئرمین ایف بی آر صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ جی اگر یہ ہم ٹارگٹس پورے نہ ہمارے ہوئے تو ہم منی بجٹ بھی بعد میں لے آئیں گے, کیونکہ اچھی ہمیشہ ماضی میں بھی ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ ٹارگٹ سیٹ ہوتے ہیں اور پھر سال کے دوران میں ان کو پھر تبدیل کیا جاتا ہے. تو میرے خیال سے یہاں بھی اب یہی ہوئے گا. لیکن جہاں تک مہنگائی کی شرح ہے وہ اس میں بالکل نیچے وہ آئی ہے, اور ان کچھ میجرز کی وجہ سے ایک ٹیمپرری ڈیفینیٹلی اس میں اضافہ ہوئے گا. لیکن جس قسم کی شرح فیصد تھی 30% سے ایک زمانے میں کچھ عرصہ پہلے 30% سے بھی اوپر تھی, اس سے اب نیچے آ گئی ہے 11-11.5 پہ, تو شاید یہ 14-15 پہ چلی جائے. میں سمجھتا ہوں جو 12% کی انہوں نے یا 12% کی جو ازمپشن لی ہوئی ہے وہ بھی ان ریئلسٹک ہے, اور ابھی اللہ کرے کہ دنیا میں جو تیل کی قیمتیں ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں وہ قابو میں رہیں اور بڑھ نہ جائیں. لیکن کیا یہ کہنا درست ہوگا, کے اوپر بھی گفتگو کی گئی, کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ انہوں نے ٹارگٹس بہت زیادہ ایمبیشس رکھ دیے ہیں, وہ نہیں ہو پائیں گے, جتنا یہ ٹیکس کلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ نہیں کر پائیں گے, ایف بی آر کی اپنی لمیٹیشنز ہے, 30% انکریز ٹیکسیشن جو ہے وہ کرنا بڑا مشکل ہے. تو یہ تمام تھوڑے سے ٹارگٹس آن ریزنیبل ہیں, لیکن ڈائریکشن ٹھیک ہے اوور آل.
जी देखें, डायरेक्शन तो रेवेन्यू बढ़ाना है ना, तो वो तो क्लियर है, लेकिन आई थिंक डायरेक्शन बेहतर हो सकती थी अगर कुछ चीज़ें जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि रिटेल है, एग्रीकल्चर है, रियल एस्टेट है, इसको भी अगर फ्रंट एंड सेंटर पे किया गया होता तो एक्चुअल रिफॉर्म वो है, बजाय इसके कि आप, अच्छी बात है आप डिजिटाइजेशन करें, लेकिन डिजिटाइजेशन करने में अरसा दराज लगता है, और हमारे पास ऑलरेडी FBR के पास भी और नादरा के पास भी, हुकूमत पाकिस्तान के पास बहुत सी इंफॉर्मेशन, बहुत सी डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है कि कौन किस हद तक, कितनी लोगों के पास गाड़ियां हैं, क्या उनकी, कितना उनका ट्रैवल है, ये कई दफ़ा गुफ्तगू हो चुकी भी है। सो बस खत्म हो गया हमारे पास, डिजिटाइजेशन का नहीं है, इशू सियासी विल का है, सियासी विल का है, दैट इज द की थिंग। जबील हुसैन बहुत शुक्रिया। सियासी विल अल्टीमेटली इज व्हाट मैटर्स, और वो हमें इस बार मेरे ख्याल में कम नजर आई है, वरना ये बोल्ड फैसले हो जाने चाहिए थे, और ये एक सुनहरी मौका था मेरे ख्याल है गवर्नमेंट के पास। बिल्कुल, और हम हरगिज सेविंग इकॉनमी की तरफ मूव नहीं कर रहे, क्योंकि हम सेविंग इकॉनमी की तरफ मूव तब करेंगे जब लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाएगी, और इन्वेस्टमेंट इकॉनमी तब होगी जब लोगों को नौकरियां मिलेंगी। तो आप जितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दें कि हम उस राह पे गामजन हो गए हैं, माजरत के साथ नहीं हुआ। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।